हेलो क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जहां पर आज हम लोग करने जा रहे हैं एक दूसरा चैप्टर क्लास 10th की जियोग्राफी का, जो कि है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। बहुत ही ज़्यादा तुच्चा टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा आसान सा चैप्टर है, मैं आपसे कह सकता हूँ। बहुत छोटा चैप्टर भी है। हालांकि हमारी इस पीपीटी में स्लाइड भर भर के दे रखी हैं, जिससे आपकी नॉलेज, आपकी जो कंटेंट है, आप ये ना कह सके कि हमें कम पढ़ाया जा रहा है। इसीलिए आपको जो पीपीटी में स्लाइड हैं वो भर भर के दी गई हैं, लेकिन मैं आपको इसे मेक श्योर कर दूं कि ये दो बात है इसके साथ। पहला क्या, पहला तो भाई ये बहुत ज़्यादा ईजी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा छोटा चैप्टर भी है। तो ये कितना है भैया, हैशटैग छोटा चैप्टर भी है, ठीक है, और हैशटैग ईजी तो है ही। तो ये दो चीज़ आप इसमें आप याद रख सकते हैं। और चूँकि हम अपनी ज्योग्राफी के अंदर पढ़ रहे हैं बेसिकली रिसोर्सेज के बारे में, तो हम रिसोर्सेज के आप समझ सकते हैं कि आगे की एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर हम लोग फॉरेस्ट यानी वेजिटेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे अपने पिछले चैप्टर में। वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, यानी जो आपके फॉरेस्ट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और वाइल्ड लाइफ को ही पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपका नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर जो बायोलॉजिकल रिसोर्स आता है उसके यही दो पार्ट हैं, फ्लोरा एंड फौना, यानी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो बेसिकली आपकी जो पूरी ज्योग्राफी है ये रिसोर्सेज के अंदर ही चलती है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं स्पेसीज़ के बारे में। स्पेसीज़ आपको पता है, जानवरों की जो प्रजातियां होती हैं, जानवरों की जो जातियां होती हैं, उनको जानवर की स्पेसीज़ कहते हैं। तो इन स्पेसीज़ का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है, इसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि जो इंडिया है ये एक ऐसी कंट्री है जो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम पर तो बहुत ज़्यादा वास्ट इसका एरे है। यानी ये दुनिया की, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा इस तरीके के धनी, मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बहुत धनी है। इसके पास बहुत वास्ट एरे है, बहुत वास्ट, पूरा आप समझ सकते हैं, पूरा गुच्छा है पूरा इसके पास, मतलब बहुत बड़ी इसकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। कुल मिला के यही कहना चाह रहे हैं कि जो भारत है ये विविधताओं का देश है, विविधताओं से भरा पड़ा है। अब ये जो विविधताएं हैं ये त्योहारों में, पोशाकों में, जातियों में, सब चीज़ों में देखने को मिलती है, लेकिन आपको फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के अंदर भी देखने को मिलती है। ठीक है, अब IUCN क्या है भैया, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के आधार पर हमने क्या किया है, स्पीसीज़ को कुछ आधार पर बांटा है। ठीक है, किस आधार पर बांटा है, नॉर्मल स्पीसीज़ के आधार पर, एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के आधार पर, वल्नरेबल स्पीसीज़ के आधार पर, रेयर स्पीसीज़, एंडेमिक स्पीसीज़ और एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ जो कि अब एक्सटिंक्ट हो गई हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने स्पीसीज़ को, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को और प्लांट सब, इनको सबको क्या कर रखा है, बांट रखा है। ठीक है, फिर से रिवाइज करा देता हूँ। तो हमारा जो इंडिया है ये पूरी दुनिया में, अगर जहाँ पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी की बात आती है, यानी बायोलॉजिकल चीज़ जैसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ में जो बायोडाइवर्सिटी है, इनकी जब बात आती है तो आपको ये हमेशा जान लेना चाहिए कि जो आपका इंडिया है ये बहुत आगे है इन सब चीज़ों में। हमारी इंडिया में विविधताएं बहुत हैं, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से जो विविधताएं हैं ये आपकी सभी चीज़ों में चलती रहती हैं, उसी तरीके से विविधताएं हमारे यहाँ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ में भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो विविधताएं, भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। इन्हीं विविधताओं के अंदर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ में भी कई सारी विविधताएं हैं, कई सारी आप कह सकते हैं वेराइटीज़ हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या है, एक इंटरनेशनल यूनियन है किसका, कंजर्वेशन ऑफ नेचर का, जो कि नेचुरल रिपोर्ट देता रहता है। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि इन्होंने क्या कर रखे हैं, इन्होंने कुछ आधार पर इन स्पीसीज़ को, इन जानवरों को, इन पौधों को बांट रखा है। जैसे नंबर 1 है नॉर्मल स्पीसीज़, नंबर 2 है एंडेंजर स्पीसीज़, नंबर 2 है वल्नरेबल स्पीसीज़, तीसरी रेयर स्पीसीज़, एंडेमिक और एक्सटिंक्ट स्पीसीज़। अभी तक मेरे ख्याल से आप नॉर्मल स्पीसीज़ को जानते थे, एंडेंजर स्पीसीज़ को जानते थे और एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ को जानते थे। ये वल्नरेबल, रेयर और एंडेमिक, ये जो 3 स्पीसीज़ हैं यही आपके आज के डिफरेंसेस को क्लियर कर रही होंगी। आप क्या जानते होंगे अभी तक, आप अभी तक मेरे ख्याल से ये जान रहे होंगे कि जो स्पीसीज़ बिल्कुल खतरे से बाहर हैं उनको नॉर्मल स्पीसीज़ कहा जाएगा। ऐसी स्पीसीज़ जो कि विलुप्त होने वाली हैं आने वाले समय पर, उनको एंडेंजर स्पीसीज़ कहा जाएगा, और जो विलुप्त हो गई हैं उनको एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ कहा जाता था। ठीक है, लेकिन अब ये जब तीनों आ गए तब आपको टोटली क्लियरली डिफरेंस मिल रहा है इन सब के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं एक एक के साथ, लेकिन पहले इसको मैं वो कर देता हूँ। हाँ,
लेकिन अब स्टार्ट करते हैं एक एक स्पीसीज़ के साथ। तो पहली है आपकी नॉर्मल स्पीसीज़। अभी कुछ ऐसी स्पीसीज़ हैं जो कि जो पॉपुलेशन है उनकी वो अभी नॉर्मल है, बहुत ऐसे बहुत कम स्पीसीज़ नहीं है, मतलब इनकी बहुत कम जो है इनकी पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में बहुत कम नहीं है, और ये अभी मेक श्योर है कि ये ज़िंदा रहेंगे। इनकी सर्वाइवल रेट जो है अभी बहुत ही नॉर्मल हैं। इनकी इस तरीके की स्पीसीज़ को नॉर्मल स्पीसीज़ कहा जाता है। इनको आप जानते ही थे कि ऐसे स्पीसीज़ जिनके विलुप्त होने का बहुत कम खतरा है, तो इनकी जो पॉपुलेशन है इसको आपको पता है विलुप्त होने का खतरा बहुत कम है, लेकिन आप लिखेंगे कैसे कि ऐसी स्पीसीज़ जिनकी जो पॉपुलेशन है वो अभी कंसिडर की जा रही है कि सर्वाइवल के लिए एक आसान सर्वाइवल के लिए वो एक बेहतरीन पॉपुलेशन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके की स्पीसीज़ जिनकी जो पॉपुलेशन है वो अभी नॉर्मल है उनके सर्वाइवल के लिए तब ऐसी स्पीसीज़ को आप नॉर्मल स्पीसीज़ कहेंगे। आगे आती है एंडेंजर्ड स्पीसीज़। ये कौन है? ये ऐसी स्पीसीज़ हैं जिनका एक्सटिंक्ट होने का डेंजर अभी बना हुआ है। ऐसी स्पीसीज़ को एंडेंजर्ड स्पीसीज़ कहा जाता है। ये भी मेरे ख्याल से आपको पता ही था कि ऐसी स्पीसीज़ जो कि एंडेंजर्ड यानी जो विलुप्त हो सकती हैं, ऐसी स्पीसीज़ को एंडेंजर्ड स्पीसीज़ कहा जाता है। अब आगे कह रहा है कि द सर्वाइवल ऑफ सच स्पीसीज इज वेरी डिफिकल्ट इफ द नेगेटिव फैक्ट दैट हैव डिक्लाइंड द डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ऑपरेट। अब कह रहे हैं कि इनकी जो जिंदा रहने की जो वो है डिफ़िकल्टी, मतलब इनको बहुत डिफ़िकल्टी सहनी पड़ रही है ज़िंदा रहने के लिए, और कुछ भी अगर नेगेटिव फैक्टर इनके ऊपर पड़े तो इसके कारण क्या हो सकता है, इनकी ये अपने ऑपरेट करने में, अपने आप को कंटिन्यू करने में थोड़ी दिक्कतें झेल सकते हैं, और इनकी जो पॉपुलेशन है वो भी डिक्लाइन कर सकती है, वो भी नीचे गिर सकती है। फिर से बता देता हूँ, एंडेंजर स्पीसीज़ क्या हैं? ऐसी स्पीसीज़ हैं जिनकी उनके ऊपर अभी खतरा बना हुआ है कि वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। ठीक है, और कह रहे हैं कि ये इनकी सर्वाइवर के लिए ऐसी इनको बहुत डिफ़िकल्टी झेलनी पड़ रही है, यानी इनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है, तो इनको बहुत ज़्यादा इनका ज़िंदा रहने के जो चांसेस है बहुत कम है, बहुत डिफ़िकल्ट ही ऐसे चांसेस है कि ज़िंदा रहेंगे। और कुछ भी अगर नेगेटिव फैक्टर पड़ते हैं तब क्या होगा, तब इनकी पॉपुलेशन में आपको बहुत डिक्लाइन देखने को मिलेगा, यानी अपनी पॉपुलेशन से बहुत कम हो जाएंगे और एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं। अब ये ऐसी है स्पीसीज जिसको आपको जानना चाहिए, वल्नरेबल स्पीसीज। ये क्या है भाई? तो ये कुछ ऐसी स्पीसीज़ हैं जिनकी जो पॉपुलेशन है वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ हो रही है, और अभी चांस ऐसा कि वो मतलब एंडेंजर स्पीसीज़ में नहीं आती हैं, लेकिन एंडेंजर स्पीसीज़ के कैटेगरी में जल्दी ही चली जाएंगी, और अगर नेगेटिव फैक्टर इनके ऊपर पड़े। ठीक है, अगर इनके ऊपर कोई नेगेटिव फैक्टर पड़े तो इनकी पॉपुलेशन इतनी घट जाएगी कि अभी तो ये नॉर्मल स्पीसीज़ से कम है लेकिन एंडेंजर स्पीसीज़ से ज़्यादा है। ठीक है, तो जैसे मान लो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, नॉर्मल स्पीसीज़ जो कि बेहतरीन, उनकी पॉपुलेशन बहुत नॉर्मल है। इधर हम लोग पढ़ रहे थे एंडेंजर स्पीसीज़, यानी ऐसी स्पीसीज़ जो कि क्या हैं, जो कि एक्सटिंक्ट होने के कगार पर हैं, ऐसी स्पीसीज़ जो कि जिनके चांस बहुत कम है ज़िंदा रहने के। अब इन दोनों के बीच में कौन आता है? इन दोनों के बीच में आते हैं वल्नरेबल स्पीसीज़, यानी ऐसी स्पीसीज़ जिनकी जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल स्पीसीज़ से कम है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि वो एंडेंजर में चले जाएं। लेकिन ये ध्यान रखना कि इनके ऊपर अगर कुछ नेगेटिव फैक्टर पड़ते हैं तो इनकी पॉपुलेशन इतनी डिक्लाइन होगी, इनकी पॉपुलेशन इतनी कम होगी कि एक जल्द ही एंडेंजर स्पीसीज़ के कैटेगरी में चले जाएंगे। अब कुछ रेयर स्पीसीज़ भी हैं, यानी ये कुछ ऐसी स्पेशल स्पीसीज़ हैं जिनके अंदर क्या है, जिनकी बहुत कम ही पॉपुलेशन अभी बची हुई है, और ये ऐसा बहुत ज़्यादा चांस है कि एंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी में जा सकती हैं। ठीक है, अगर इनके ऊपर कुछ नेगेटिव फैक्टर पड़ता है और तो फिर इनको भी अपने आप को ऑपरेट करने में दिक्कत होगी। ऐसे स्पीसीज़ को रेयर स्पीसीज़ कहा जाता है। यानी ये ऐसी स्पीसीज़ हैं जो कि नॉर्मल से कम है, उसके बाद फिर क्या है, नॉर्मल से कम है लेकिन वल्नरेबल से ज़्यादा है। ठीक है, अभी मैं आपको इसको पूरा फ्लो के उसमें बता दूंगा तो आप समझ जाएंगे। लेकिन ये है कैसी स्पीसीज़? ये ऐसी स्पीसीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन थोड़ी सी कम है, और ये ऐसे स्पीसीज़ हैं जिनके ऊपर अगर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा तब ये वल्नरेबल की कैटेगरी में चली जाएंगी। ठीक है, अब एक आती है एंडेमिक स्पीसीज़। ये एक ऐसी स्पीसीज़ जिसको आपको स्पेशली याद करना पड़ेगा। क्योंकि ये ऐसी स्पीसीज़ हैं जो कि पहले जो पूरी दुनिया में फैली हुई थी, ये अब इतनी कम हो गई हैं कि ये कुछ पार्टिकुलर एरियाज़ में ही पाई जाती हैं। इन्होंने अपने आप को कुछ पार्टिकुलर एरियाज़ में आइसोलेट कर लिया है। ठीक है, कुछ नेचुरल और ज्योग्राफिकल बैरियर्स के कारण। ठीक है,
ऐसे स्पीसीज को एंडेमिक स्पीसीज कहा जाता है। और एक्सटिंक्ट स्पीसीज आप तो पता ही है कि ऐसी स्पीसीज जो कि अब बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद भी अब अभी तक नहीं मिली हैं, ऐसी स्पीसीज को ऐसा माना जा रहा है कि अब ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, इनको एक्सटिंक्ट स्पीसीज के कैटेगरी में डाल दिया गया है। ठीक है, हाँ, ये जो स्पीसीज़ हैं ये किस तरीके से एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, ये लोकल लेवल पर भी एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, यानी लोकल्स में भी नहीं मिल रही हैं, रीजन्स पर भी नहीं मिल रही हैं, कंट्री और एंटायर अर्थ से भी ये एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है पूरी पृथ्वी से ये चली गई हों। ठीक है, अब मैं आपको क्या कर देता हूँ, इसको एक बार समराइज़ कर देता हूँ जिस फॉर्म में मैं आपको बताना चाहता हूँ। कहाँ पर करूँ, यहाँ पर करता हूँ। देखो, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ बेसिकली, ये देखो, चलो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमने जो पढ़ा है स्पीसीज़ के बारे में, स्पीसीज़ के बारे में ये पढ़ा हमने कि मैं अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर पर लगाऊं कि सबसे कम कौन है उनसे, नहीं, मैं डिसेंडिंग ऑर्डर पर लगाता हूँ, सबसे ज़्यादा कौन है, फिर उससे कम कौन है, उससे कम कौन है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा जो है उनको आप तो नॉर्मल स्पीसीज़ कहेंगे। ठीक है, नॉर्मल स्पीसीज़ कहेंगे। अब इनसे इनसे कम कौन है, यानी इनसे ये तो ज़्यादा है, इनसे कम कौन है, इनसे कम कौन है, इनसे कम है आपकी वल्नरेबल स्पीसीज़। वल्नरेबल स्पीसीज़ इनसे कम है। ठीक है, वल्नरेबल स्पीसीज़ जो है वो इनसे कम है। अगर आपको ये विजिबल ना हो तो मैं दूसरा कर देता हूँ। वल्नरेबल स्पीसीज़ जो है इनसे कम है। इनसे कम कौन सी हैं, इनसे कम कौन है, इनसे कम है आपकी एंडेंजर्ड स्पीसीज़। एंडेंजर्ड स्पीसीज़, मैं सही बता रहा हूँ भाई कि नहीं, मेरे ख्याल से थोड़ी दिक्कत है। एंडेमिक, रेयर और वल्नरेबल, हाँ रेयर स्पीसीज़ है, मैं इतना कहूँ, मुझे लगा कि मैं कुछ घटिया काम कर रहा हूँ। देखो, सबसे कम कौन है, सबसे कम हम बात कर रहे हैं स्पीसीज़ की गिनतियों के आधार पर कि आपकी जो स्पीसीज़ हैं वो बची कितनी है। ठीक है, और मैं इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना चाहता हूँ। तो सबसे ज़्यादा कौन है अभी अर्थ पर भैया, सबसे ज़्यादा है आपकी नॉर्मल स्पीसीज़। इनसे कम कौन है, इनसे कम है रेयर स्पीसीज़। रेयर स्पीसीज़ से कम कौन है, इनसे कम है वल्नरेबल स्पीसीज़। वल्नरेबल स्पीसीज़, और वल्नरेबल से भी कम कौन है, एंडेंजर्ड है। एंडेंजर्ड है, और एंडेंजर्ड से भी कम कौन है, एक्सटिंक्ट है, क्योंकि एक्सटिंक्ट तो है ही नहीं। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको ये समझ गया होगा। क्या समझ गया होगा भैया, क्या समझाना चाहते हो गुरुजी आप? तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि इस समय पर अर्थ के ऊपर कौन है, अर्थ के ऊपर अभी एंडेमिक स्पीसीज़ को मैं आपको अलग से बता दूंगा। ठीक है, देखो अभी तक हमने क्या जाना, अभी तक हमने ये जाना कि जो आपकी इंडिया है या जो आपका भारत है ये डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। अगर दुनिया में डाइवर्सिटी वाली कंट्रीज़ की बात आती है तो इंडिया का नाम सबसे पहले आता है। इसके साथ आप देखते हैं कि जो इंडिया है केवल सभी चीज़ों में, मतलब कई सारी चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है ही, लेकिन ये फ्लोरा, फौना, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के नाम पर भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा विविध है। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या है कि जो संस्था है आपकी जो कि आपको नेचर के बारे में बताती है, उसने क्या किया है, उसने क्लासीफाई किया है एक स्पीसीज़ को कुछ कुछ आधारों पर। किन किन आधारों पर, कुछ कुछ नाम देकर, कि क्या क्या नाम देकर। पहला नाम दिया है नॉर्मल स्पीसीज़। ये ऐसी स्पीसीज़ है जिनकी जो पॉपुलेशन है, इनकी पीपी लिख दूंगा अगर मैं, इनकी जो पॉपुलेशन है ये क्या है, ये बराबर है भाई, ये जितना चाहिए उतना ही है, ना ज़्यादा कम, ना बहुत कम, ना बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद आएंगे रेयर स्पीसीज़। रेयर स्पीसीज़ क्या है, ये ऐसे स्पीसीज़ हैं जो कि लाई करती हैं कितना, मतलब इनकी जो पॉपुलेशन है ये बहुत, ये कम है किससे, ये कम है नॉर्मल स्पीसीज़ से, लेकिन ज़्यादा किससे है, ज़्यादा है वल्नरेबल स्पीसीज़ से। इस तरीके की इनकी हालचाल चल रही है। ये कौन है, इनको रेयर स्पीसीज़ कहा जाएगा, जो कि वल्नरेबल स्पीसीज़ से क्या है, वल्नरेबल स्पीसीज़ से तो ज़्यादा हैं, लेकिन नॉर्मल स्पीसीज़ से इनकी जो पॉपुलेशन है वो क्या है, कम है। आगे आएंगी वल्नरेबल स्पीसीज़, इनका भी हालचाल है। वल्नरेबल स्पीसीज़ कैसी हैं, ये ऐसे स्पीसीज़ हैं जिनकी जो पॉपुलेशन है वो रेयर स्पीसीज़ से कम है, रेयर स्पीसीज़ से कम है, लेकिन एंडेंजर्ड स्पीसीज़ से क्या है, बहुत ज़्यादा है। और जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं ये क्या कहेंगे आप, ये ऐसी स्पीसीज़ हैं जो कि
जो कि कगार पर हैं एक्सटिंक्ट होने की, यानी इनकी जो पॉपुलेशन है ये बहुत ज़्यादा कम हो गई है, और इतनी कम हो गई है कि अगर इनके ऊपर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, अगर और कुछ नेगेटिव धक्का इनको लगता है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। और एक्सटिंक्ट क्या है, ऐसी हैं जिनको बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद, बहुत रिसर्च करने के बाद भी अभी नहीं मिले हैं। लोकल, रीजनल और नेशनल लेवल पर ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि पूरी अर्थ से ही ये गायब हो गई हों, ये स्पीसीज़ पूरी ख़त्म हो गई हों। ठीक है, ये ऐसी स्पीसीज़ को एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ कहा जाता है। अब इन्हीं बीच में एक कॉन्सेप्ट आता है एंडेमिक स्पीसीज़ का, जो कि क्या है, जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ स्पीसीज़ है, जो कि ये ऐसी स्पीसीज़ है जिनकी पॉपुलेशन कुछ अतरंगी तरीके से कम हुई है। या कैसे कम हुई है कि ऐसे इस तरीके से इनकी पॉपुलेशन कम हुई है कि इन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को आइसोलेट कर लिया है एक निश्चित एक सर्टेन रीजन तक। क्या कर लिया इन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है एक सर्टेन रीजन तक, यानी अब ये कुछ सर्टेन रीजन्स में ही पाई जाती हैं। पूरी दुनिया में जो पहले फैली हुई थी, अब ये पूरी दुनिया में आपको फैली नहीं दिखेंगी। ये है आपकी टोटल स्पीसीज़ की बात, जिसको अभी तक हम देखे, अभी तक हम जाने। अब अभी तक मैं बात करते आ रहा हूँ भाई कि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, अगर ये नेगेटिव इम्पैक्ट बढ़ गए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कौन है नेगेटिव इम्पैक्ट्स? तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, ये ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट है जिनके कारण फियरफुल डिप्लीशन हो रहा है, चाहे फ्लोरा का हो चाहे फौना का हो। फ्लोरा यानी फ्लोरा यानी प्लांट्स से बना हुआ, फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट और वेजिटेशन जो है आपका। फौना क्या है, फौना है वाइल्ड लाइफ यानी आपके जो जीव जंतु हैं, ये सब आपके फौना के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो फ्लोरा और फौना के अंदर फियरफुल डिप्रेशन हो सकता है, यानी ऐसा डिप्लीशन हो सकता है जिससे आपको डर लग जाए, जैसा एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में और एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ में हमको देखने को भी मिलता है। तो ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आपको नीचे 3 दिए जा रहे हैं, जिससे क्या हो सकता है, जिससे फ्लोरा और फौना यानी वेजिटेशन यानी प्लांट और वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का फियरफुल डिप्लीशन हो रहा है और हो भी सकता है। पहला है हंटिंग और पोचिंग। अब हंटिंग और पोचिंग में अंतर क्या है, तो जो हंटिंग है इसमें कोई कंडीशन नहीं है। हंटिंग जो है, हो सकता है कोई परमिशन लेकर भी हंटिंग कर रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है कोई बिना परमिशन के हंटिंग कर रहा हो। लेकिन जो पोचिंग है, एक स्पेशल टाइप की हंटिंग है, जहाँ पर ये चीज़ सिद्ध हो जाती है कि ये यहाँ पर जो परमिशन जो है ये नहीं मिली है, यानी एक स्पेशल टाइप की हंटिंग है जो कि बिना परमिशन की जाती है, इसको पोचिंग कहते हैं। और हंटिंग अगर कोई कहता है तो आपको जान जाना चाहिए कि हंटिंग में ये चीज़ क्लियरली डिफाइंड नहीं है कि वहाँ पर परमिशन ली गई है कि नहीं ली गई। लेकिन अगर कोई पोचिंग कहता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि बिना परमिशन के की गई हंटिंग है। सो व्हाट्स पोचिंग? पोचिंग इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ हंटिंग वेयर परमिशन इज़ नॉट टेकन। एक ऐसी तरह की हंटिंग जहाँ पर परमिशन नहीं ली गई है। नेचुरल कैलेमिटीज़, भाई कुछ भी नहीं हुआ तो नेचर नहीं मारा धक्का, है ना। ऊपर से आकर चिक्स नाम का क्या गिर गया, चिक्स नाम का गिर गया एक उल्कापिंड एस्ट्रॉइड, जिसके कारण पूरे डायनासोर्स के हमारे उड़ गए, है ना। तो जब नेचर ने देखा कि क्या हुआ, आदमियों के बस की बात नहीं है, आदमी इतना पॉल्यूशन नहीं फैला पा रहे हैं कि जानवर मर जाएं। एक काम करता हूँ, मैं भी बड़ा बेहतरीन सा एस्ट्रॉइड फेंकता हूँ, मैं भी एक बड़ा सा तूफान फेंक मारता हूँ जिससे लोग उड़ जाएंगे। ठीक है, तो नेचर ने भी बहुत ज़्यादा रहम नहीं बख्शी है, नेचर ने भी अगर कुछ कर दिया तब भी ये मर सकते हैं। सॉइल इरोजन ही हो जाए भैया, जिस फर्टाइल सॉइल पे उगे खानों को ये खा रहे हैं, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली प्लांट पर रिलाई कर रहे हैं एनिमल्स, अगर सॉइल इरोजन हो गया तो फर्टाइल सॉइल ही उड़ जाएगी। फर्टाइल सॉइल उड़ जाएगी तो खाना कहाँ से खाओगे, जिंदा कहाँ से रहोगे। तो ह्यूमंस के साथ साथ कुछ मतलब लगभग सारी जो स्पीसीज़ हैं ये ख़त्म हो सकती हैं। और निगेटिव इम्पैक्ट्स की बात करें तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कहाँ पर रहेंगे बेचारे। और एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाने के चक्कर में हो रहा है डिफॉरेस्टेशन, नए पेड़ों को काटा क्यों जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो खाने की डिमांड भी बढ़ रही है। अब खाने की डिमांड बढ़ रही है तो खाने की डिमांड मीट कैसे होगी, जब उस स्थान को बढ़ाया जाएगा जहाँ से खाना बनता है। तो खाना बनता कहाँ है, एग्रीकल्चरल लैंड पर बनता है। फूड उगता कहाँ है, एग्रीकल्चरल लैंड पर उगता है। तो इसीलिए क्या किया जा रहा है, इस लैंड को ही बढ़ाया जा रहा है। अब इस लैंड को अभी तक तो आपको सब बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन घट क्या रहा है, घट रहे हैं आपके फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट जहाँ पर वाइल्ड लाइफ रहती है। तो चूँकि इन लैंड को बढ़ाना चाह रहा है आदमी, तो इन्हीं लैंड को बढ़ाने के लिए क्या हो रहा है, फॉरेस्ट आपके घट रहे हैं। ठीक है, माइनिंग और एक्सकेवेशन वर्क के लिए भी पेड़ों को डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, यानी माइनिंग करने के लिए, खनन के लिए, खुदाई करने के लिए क्या कर दिया जा रहा है, पेड़ों को काट दिया जा रहा है। तो और इनका घर जो है वो छीन लिया जा रहा है।
ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है भैया? तो ग्लोबल वार्मिंग से इम्पैक्ट पड़ रहा है कि जब पूरा देश, पूरा पृथ्वी जो है वो गर्म हो जा रही है, इन्हीं आपके घर के गैजेट्स का यूज़ करके, इन्हीं आप कह सकते हैं कई सारी चीज़ों के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग हो जा रही है पूरी पृथ्वी के स्तर पर, यहाँ पर हो क्या रहा है, जब पूरी ग्लोबल वार्मिंग हो जा रही है तो जो ग्लेशियर जमा है अंटार्कटिका के क्षेत्र में, ग्लेशियर जमा है जो आर्कटिक क्षेत्र में, और कई सारे क्षेत्र में जो बर्फ़ जमी हुई हैं, क्या हो जा रही हैं, पिघल जा रही हैं। इससे दो चीज़ हो रही है, बर्फ़ में रहने वाले जानवर जैसे पेंगुइन और पोलर बियर क्या हो जा रहे हैं, ये सब भी मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और पानी जो बढ़ेगा आदमी को डुबाएगा वो तो अलग ही है। पॉल्यूशन के कारण तो हर जगह के जानवर मर रहे हैं बेचारे, चाहे आदमी हो चाहे जानवर हो, वो तो मर ही रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के कारण भी पेड़ों को काटा जा रहा है, जिससे पॉल्यूशन का होना और पेड़ों के कट जाने के कारण जानवरों का मरना भी तय है। अब इसके कारण क्या हो रहा है, लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी भी हो रही है, यानी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ तो मर ही रहे हैं, लेकिन हमारा कल्चर भी मर रहा है। किस तरीके से, बताता हूँ किस तरीके से। अब इससे हो क्या रहा है, अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे केवल बायोलॉजिकल चीज़ों के ख़त्म होने की, अभी तक तो हम बात कर रहे थे केवल नेचुरल चीज़ों के कारण, यानी नेचर वाला मैंने आपका रिवाइज़ नहीं करा है, रिवाइज़ करा देता हूँ। वैसे ये सब मेरा कल्चर वाला तो रिवाइज़ ही हो गया, अब नेचर की भी दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। क्या कह रहे हैं कि कुछ नेचर फैक्टर्स के कारण जो फ्लोरा और फोना, इसमें फेयरफुल डिप्लेशन आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें पहला है हंटिंग और पोचिंग। हंटिंग में चीज़ पक्का नहीं रहती, लेकिन पोचिंग में पक्का रहती है, परमिशन नहीं ली गई है, जैसे पी से पोचिंग, पी से परमिशन। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि पोचिंग में परमिशन नहीं ली गई है। कुछ नेचुरल कैलामाइट्स के कारण भी ये चीज़ हो सकती है, यानी नेचर ने ही आपदा मार दी, एस्ट्रॉइड फेंक मारा, तूफान फेंक मारा, जानवर मर गए। सॉइल इरोजन के कारण टॉप मोस्ट फर्टाइल सॉइल उड़ जा रही है, तो बच्चे खाएंगे क्या, जिएंगे क्या, जानवर तो मरेंगे ही। डिफॉरेस्टेशन कारण रहेंगे कहाँ, ये एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाने के लिए तुम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, जानवर रहेंगे कहाँ। माइनिंग और एक्सकेवेशन वर्क करना चाहते हो, मिनरल्स को निकालना चाहते हो, ज़मीनों को खोद डालो, ज़मीनों को ख़त्म कर डालो, टॉप मोस्ट फर्टाइल सॉइल तो ख़त्म ही हो रही है, लेकिन साथ ही साथ डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है, तो बच्चे रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघल जा रहे हैं, ग्लेशियर पिघल जा रहे हैं, तो पेंगुइन हो चाहे पोलर बियर हो चाहे और जानवर भी पोलर क्षेत्र के मर रहे हैं, कहाँ रहेंगे। पॉल्यूशन के कारण तो पूरी दुनिया ख़त्म हो रही है, तो जानवर भी ख़त्म होंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के कारण पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन से ही मरेंगे, एक इधर तरफ, और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, इससे ही मरेंगे, और तीसरा आपका डिफॉरेस्टेशन भी कर रहे हैं, इसलिए तीन कारणों से मरेंगे लोग। अब हमने अभी तक ये देखा कि इन सभी कारणों के कारण, इन सभी चीज़ों के कारण क्या हो रहा है, वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है आपकी ख़त्म हो रही है, यानी जो आपके वो क्षेत्र, मतलब वो चीज़ें जैसे आपका फॉरेस्ट है और जैसे आपकी वाइल्ड लाइफ है, वो अभी तक ख़त्म हो रही थी इन्हीं कारणों से। लेकिन अब हमको एक स्पेशल चीज़ देखने को मिलती है कि इसके कारण ना केवल बायोलॉजिकल चीज़ खत्म हो रही है, बल्कि कल्चरल डाइवर्सिटी भी आपकी ख़त्म हो रही है, यानी कुछ ऐसी कम्युनिटी, कुछ कम्युनिटी, कुछ लोग का समुदाय जो क्या था, जो कि पेड़ों से जुड़ा हुआ था, जो कि जंगलों से जुड़ा हुआ था, अब वो कहाँ जाएंगे, खाने के लिए, वो कहाँ जाएंगे पीने के लिए, मेडिसिन लेने के लिए, कल्चर अपना बचाने के लिए कहाँ जाएंगे, वो आदिवासी। यानी आप केवल पेड़ों को ही नहीं मार रहे हैं, पेड़ों के अंदर रहने वाले आदिवासियों को भी मार रहे हैं। कह रहा है कि जो फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हुआ है, ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का, ये केवल बायोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, यानी अगर आपने पेड़ों को काटा तो आपने केवल बायोलॉजिकल इशू नहीं ख़राब किया, आपने तो बेसिकली कल्चरल डाइवर्सिटी का भी लॉस कराया है इसके साथ, यानी बायोलॉजिकल लॉस के साथ साथ कल्चर का भी लॉस हो गया है। जैसे जैसे जिसमें हुआ, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आदमी जैसे माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए पेड़ों को काटे, तो ना केवल पेड़ कटे, बल्कि वो आदमियों का घर भी कट गया, जो कि बेसिकली फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ थी, यानी ऐसी कम्युनिटीज़ जो कि टोटली डिपेंड थी फॉरेस्ट के ऊपर, जिनका खाना पीना रहना सब कुछ फॉरेस्ट के अंदर ही होता था। यानी अब क्या होगा उन लोगों का जो कि डिपेंडेंट थे फूड पर, फॉरेस्ट के लिए, मतलब फॉरेस्ट पर ही डिपेंडेंट थे अपने फूड के लिए, अपने ड्रिंक के लिए, अपनी मेडिसिन के लिए, कल्चर के लिए, यहाँ तक कि स्पिरिचुअलिटी के लिए भी, यानी उनके भगवान भी पेड़ ही थे। तो ऐसी कम्युनिटी अब कहाँ जाएंगी, ठीक है। आप कह रहे हैं कि इससे हो क्या रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा तो दिक्कतें हैं औरतों को, हमारी महिलाओं को, माताओं को क्या दिक्कत है कि इससे कारण हो रहा है कि जो
गरीब तो पहली बात तो परेशान हो ही रहा है इसमें। अब गरीब में भी आदमी कम परेशान हो रहा है, महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं। कई सारी सोसाइटी में हो क्या गया है कि आपको पता ही होगा, कई सारी सोसाइटीज़ में क्या पहले भी यही काम था और आज भी क्या है, आज भी लोगों के अंदर जो आदिमानव है, आदिमानव कह रहा हूँ सॉरी, आदिवासी समुदाय जो हैं उनके अंदर क्या है, उनके अंदर बेसिकली यही काम है ना कि जो जंगल में जो पुरुष हैं वो लोग कहाँ जाएंगे, वो लोग जाएंगे चराने के लिए गायों को, वो लोग जाएंगे चराने के लिए अपने पशुओं को। और वुमेन्स क्या करती हैं, उनकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप ही जंगल में जाएंगी लकड़ी ढूंढने के लिए, आप ही जंगल में जाएंगी फॉडर का इकट्ठा करने के लिए। फॉडर क्या है, जानवरों को खिलाने वाले खाने को फॉडर कहा जाता है। तो ईंधन को लेने के लिए लकड़ी के रूप में, और हाँ लकड़ी के बेसिकली ईंधन मिलेगा ना वहाँ पर, तो लकड़ी के रूप में ईंधन को लेने के लिए, बच्चों उनके जानवरों को खाने के लिए, खाने को लेने के लिए उनके लिए, अब जानवरों का खाना अलग होता है ना, तो उसको लेने के लिए, घास को लेने के लिए, साथ साथ उनके पानी के लिए, अपने पानी के लिए, सबके लिए ये जो इनका जो बेसिक सब्सटेंशियल नीड्स थी जिनको महिलाएं ही पूरा करती थी, अब पेड़ों के कट जाने के कारण महिलाएं कहाँ जाएंगी। अब जैसे जैसे ये सारे रिसोर्स डिप्लीट हो रहे हैं, जो वुमेन के ऊपर खतरा है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं और वुमेन्स के ऊपर खतरा बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि अब जो वुमेन्स हैं इनको 10-10 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है इन्हीं सामान को कलेक्ट करने के लिए, जिसको ये अपने खुद के जंगल में कलेक्ट कर लेती थी। अब इतनी 10-10 किलोमीटर जाएंगी और 10 किलोमीटर आएंगे, यानी 20-20 किलोमीटर अगर पैदल ये लोग ट्रैवल करेंगी तो हेल्थ प्रॉब्लम तो बढ़नी है वुमेन्स की। तो इसके अंदर हमने क्या देखा, अच्छा कंजर्वेशन बता देता हूँ फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब इसके लिए हम कर क्या सकते हैं इसकी, या फिर मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ ना। अब हमने अभी तक क्या देखा, हमने अभी तक ये देखा कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है तो ख़राब ही हो रही है, लेकिन इसी के साथ साथ ख़राब हो रही है, मतलब ना केवल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ख़राब हो रही है, इसी के साथ साथ ख़राब हो रही है हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी ऐसी फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी जो कि डिपेंडेंट थी, पेड़ों पर ही डिपेंडेंट थी, जंगलों पर ही अपने जीवन के लिए, वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। यानी ऐसी कम्युनिटीज़ जिनका खाना भी जंगलों से आता था, पीना भी जंगलों से आता था, उनकी दवाइयाँ, उनका कल्चर और उनका सर्वे सर्वा, उनके देवता पेड़ पौधे ही थे, जंगल ही था, उनके लिए धीरे धीरे क्या हो रही है, बड़ी मुश्किलें इकट्ठा हो रही हैं। इसके कारण हो क्या रहा है कि जो गरीब लोग थे वो तो परेशान ही हो रहे थे, लेकिन उनके अंदर भी जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा परेशान हो रही हैं मैन की अपेक्षा, पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा परेशान हो रही हैं। क्यों, क्योंकि इन तरीके की सोसाइटी में महिलाओं का ही बहुत ज़्यादा मेजरली ये काम रहता है कि आपको क्या करना है, आपको जंगल से जाकर लकड़ियों को लाना है ईंधन के रूप में, पशुओं को खिलाने के लिए खाना लेकर आना है, पानी भी आपको लेकर आना है, और कुछ अदर बेसिक जो जीवन चलाने के सामान हैं उसको भी आपको ही लाना है। अब जैसे जैसे ये रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर खतरा जो है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि अभी ऐसा है नहीं कि खाना पीना छोड़ देंगी, तो इनको क्या करना पड़ रहा है, 10-10 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ रहा है इन सामान को खड़क लाने के लिए। तो 10-10 किलोमीटर का जाना और 10 किलोमीटर का आना, यानी एक दिन में जब महिलाएं 20-20 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी तो हेल्थ प्रॉब्लम तो होना जाहिर ही है, हेल्थ प्रॉब्लम तो होगा ही। जहाँ हम और आप 2 किलोमीटर जाने के लिए कार उठा लेते हैं, बाइक उठा लेते हैं, वहाँ पर जो वुमेन्स जो कि 10-10 20-20 किलोमीटर पैदल ट्रैवल करेंगी, आपसे 10-10 गुना ज़्यादा पैदल ट्रैवल करेंगी, उनके साथ तो हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। अब इन्हीं सारी चीज़ों को देखकर कुछ कंजर्वेशन प्रोग्राम, कुछ कंजर्वेशन तरीके निकाले गए हैं। कह रहे हैं कि इसके लिए, इसके पीछे पीछे क्या किया जा रहा है, कंजर्वेशन भी किया जा रहा है। किसके लिए, ये जो रैपिड डिक्लाइन होना है ना वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन का और फॉरेस्ट का, इसके लिए कंजर्वेशन करना भी पीछे से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। यानी ये जो रैपिड डिक्लाइन हो रहा है फॉरेस्ट के अंदर, इसके लिए जो आपको कंजर्वेशन करना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करेंगे तो क्या एडवांटेज होंगे। सबसे पहले तो आप लोग इसकी, इन पेड़ों के अंदर जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है और इनके अंदर रह रहे जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको आप इम्प्रूव कर पाएंगे, वाटर, एयर और सॉइल को इम्प्रूव कर पाएंगे, जो कि ना केवल जानवरों के लिए बल्कि मनुष्यों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो फिर बता देता हूँ इनसे होगा क्या। पहली चीज़ कि उसके अंदर जो बायोलॉजिकल इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, यानी उसके अंदर जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वो भी अब बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो सकते हैं, वो भी अब बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जैसे पानी अब अच्छा होगा, पेड़ अच्छे होंगे, यानी पेड़ अच्छे होंगे तो हवा अच्छी होगी,
सॉइल भी अच्छी होगी, तो इन सारी चीज़ों के कारण आप ना केवल जानवरों को बल्कि मनुष्यों को भी अच्छी ज़िंदगी दे पाएंगे कंजर्वेशन कर। कंजर्वेशन से और क्या होगा, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है प्लांट्स की ये भी बच पा रही होगी, यानी जो कुछ जो जीन्स है प्लांट्स के वो बच पा रहे होंगे। यानी ये जो मेजर डिक्लाइन आया है किस लिए आया है, अब जो वैसे जीव थे जिनके जीन से बन रहे थे आगे वाले जीव, है ना, जैसे मान लो हमारे यहाँ डायनासोर ख़त्म हुए, तो डायनासोर ख़त्म क्यों हुए, अगर मान लो 2 भी डायनासोर बच गए होते, 2 डायनासोर बच गए होते, तब वो क्या करते, तब वो जीन अपना ट्रांसफ़र कर करके दोबारा से डायनासोर की ज़िंदगी को उभार सकते थे, खड़ा कर सकते थे। लेकिन सभी डायनासोर ख़त्म हो गए, उनके जीन ही नहीं बचे, तब आप कैसे डायनासोर बनाएंगे। अब इसी कारण हो क्या रहा है, अगर आपने ये कर लिया तो आप ना केवल जानवर को बचाएंगे बल्कि जानवरों के अंदर रह रहे उस जीन को भी बचाएंगे, जो कि आगे चलकर और ज़्यादा डाइवर्सिटी दे सकता है आपके भारत को, चाहे जानवरों के अंदर हो चाहे प्लांट्स के अंदर हो। ठीक है, इससे क्या होगा, स्पीसीज़ और ब्रीडिंग की आपके भारत के अंदर बेहतरीन ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। भारत जो है वो और ज़्यादा विविधताओं का देश हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें तो जो एग्रीकल्चर है वो अभी भी क्रॉप वेराइटीज़ पर डिपेंडेंट है। जो फिशरीज़ हैं, जो जैसे अभी बात को एग्रीकल्चर्स के अंदर हम क्या करते हैं, कभी भी इंटीग्रेटेड फार्मिंग करने की कोशिश नहीं की, है ना। हमें क्या करना चाहिए, हमें 2-3 चीज़ों को एक साथ कनेक्टेड करना चाहिए जिससे वो एक सेल्फ सस्टेनिंग ऑटोमेटिक सिस्टम बना सकें। हम क्या करते हैं, हम लोग अभी भी क्रॉप्स की वैरायटीज़ पर ही डिपेंडेंट हैं। जो फिशरीज़ हैं वो भी, मतलब जो फिशरीज़ हैं वो भी क्या कर सकती हैं, वो भी एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। तो हमको इंटीग्रेटेड सिस्टम पर काम करना होगा। अब ऐसा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं जिनको कंजर्वेशन के लिए हम ला सकते हैं। तो ऐसा किया जा चुका है, 1972 में ही इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को लाया जा चुका था, जिसके अंदर क्या किए गए थे, कई सारे प्रोटेक्टिंग हैबिट्स को लाया गया था, कई सारे प्रोटेक्टिंग हैबिट्स को लाया गया था। जैसे इस प्रोग्राम का मेन काम क्या था, इस प्रोग्राम का मेन मुद्दा क्या था कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हंटिंग को पहले बैन करेंगे, और अगर ये जो हैबिटेट्स हैं, ये जो जानवर हैं, इनको प्रोटेक्शन के लिए लीगल एक्ट्स बनाएंगे, लीगल व्यवस्था करेंगे जिससे इनको बचाया जा सके। और इन वाइल्ड लाइफ जीव जंतु का पैसों के लिए जो ट्रेड हो रहा था, जो इनका बेच ले रहे थे लोग, इनको भी हम लोग रोकेंगे, इनको भी हम लोग ख़त्म करेंगे, जिससे हम क्या कर सकें, मतलब यही, जिससे हम लोग एंडेंजर स्पीसीज़ को बचा सकें, एंडेंजर स्पीसीज़ को ज़िंदा रख सकें। यही इस प्रोग्राम का मेन मुद्दा था, मेन मोटिव था। ठीक है, और क्या था, और ये साथ साथ ये भी करना चाहते थे कि क्या कर सकें, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया भैया, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को क्या किया, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को भी लगाया। अब कह रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी इसने क्या किया, इसने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग केवल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को ही नहीं लाएंगे, इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग जानवर्स के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट ला रहे होंगे, हम लोग अलग अलग जानवर के लिए अलग अलग एक्ट ला रहे होंगे, जिससे हम लोग इनको स्पेसिफिकली प्रोटेक्ट कर सकें। इसीलिए इन्होंने क्या किए, 2 जानवरों के लिए एक्ट आपके सिलेबस में है, एक है प्रोजेक्ट टाइगर और एक है प्रोजेक्ट राइनो, यानी राइनोसेरोस, एक सींग वाले गेंडे को बचाने के लिए। और टाइगर तो आप जानते ही हैं भैया, दहाड़ देगा तो पता लग जाएगा, है ना। तो इस टाइगर के लिए और राइनोसेरस के लिए क्या कर दिया गया, 2 प्रोजेक्ट लाए गए, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट राइनो। ठीक है, अब इंडियाज़ में कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इनके बारे में जान लीजिए। तो कह रहा है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, ये क्या होती हैं, ये एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर एनिमल हैबिटेट्स को उन्हीं के सराउंडिंग के हिसाब से रखा जाता है और उनको प्रोटेक्ट किया जाता है किसी भी तरीके के डिस्टरबेंस से। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि इनको पिंजड़े के अंदर रखा जाता है। ठीक है, इसको आपको समझना चाहिए कि जो आपको समझना चाहिए कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं, इनके अंदर ऐसा नहीं है कि अगर आप सोच रहे हो कि भाई इसमें क्या फ़ायदा हुआ इनका कंजर्वेशन करके, कि पेड़ बच्चों जानवरों को ले जाकर तो इन्होंने दोबारा से पिंजड़े के अंदर डाल दिया, है ना, तो हम क्या करें, है ना, हम जानवरों को बचाएं या इनको आज़ादी दें। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो होते हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होती हैं, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पर इनको पिंजड़े के अंदर नहीं रखा जाता है। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी ऐसी जगहें बनाई जाती हैं जो कि देखने में सब आदमी को बिल्कुल जंगल के जैसे लगेंगी।
बस यहाँ पर फ़ायदा क्या रहता है, यहाँ पर जो हंटिंग होती थी, यहाँ पर जो पोचिंग होती थी, यहाँ पर जो और कई सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे, उससे इन लोगों को बचाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको बगल में मैप दे रखा है जहाँ पर आप कई सारे देख सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो ग्रीन ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं ना, ये सब क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है कि कुछ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपके सिलेबस में हैं, जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं, वो आपको दे रखी हैं। एक है केरल की, एक है आपके केरल की पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पर है भाई, ये देख लो, केरल 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 केरल, इसे ढूंढ लो ना, केरल ये रहा, और ये रही आपको नीचे दिख गई पेरियार लाइफ सेंचुरी। दिखाता हूँ, इसको थोड़ा मोटा कर दूंगा, मोटा, आप देखो। हाँ, तो कुछ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपके सिलेबस में भी है, उसको मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। पहली है पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि ये रही, यहाँ पर आपको दिख रही होगी। थोड़ा और पतला कर देता हूँ मैं। ठीक है, मैंने आपसे वादा किया था कि आपका मैप वर्क कराया जा रहा होगा, तो मैप वर्क आपका करा दे रहा हूँ। ठीक है, ये रही आपकी पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगली है जी से गुजरात और जी से गिर। तो गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये रही। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद है सरिस्का। सरिस्का कहाँ है, राजस्थान में है ना, तो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान के अंदर दिखेगी, ये रही सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, आगे कौन सी है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये आपकी आसाम के अंदर है। तो आसाम कहाँ है, आसाम ये रहा, तो आसाम के अंदर मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये रही। मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपको मैप वर्क करना है तो आपको स्टेट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको स्टेट आएगा तो आप सबसे पहले उस स्टेट के अंदर नज़र डालेंगे, और उस स्टेट के अंदर नज़र डालने के बाद अगर आपको याद होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तब आप क्या कर सकते हैं, उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के हिसाब से टिक मार सकते हैं। तो पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ये जो आपका टोटल बॉर्डर है आपका केरल का, इसके नीचे आ जाएंगे, और नीचे से सबसे पहली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही है। गिर में आप देखते हैं कि सौराष्ट्र का जो रीजन है, इस पूरे रीजन में एकमात्र जो आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही है। आगे माइनस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सरिस्का वाली राजस्थान के अंदर है। देखिए सबसे ज़्यादा आपको ईस्ट के क्षेत्र में कौन सी दिखेगी, सरिस्का ही दिखेगी, और माइनस की आसाम जो है ये आपको सबसे वेस्ट के क्षेत्र में दिखेगी। अगली है वाइल्ड एस, हाँ गुजरात, हाँ ये आपको बता दूं भाई, गुजरात के अंदर है वाइल्ड एस जो है ये वाला। यहाँ पर जंगली गधे पाए जाते हैं भैया। यहाँ पर जो कच्छ डेजर्ट है, इसी के नीचे आपको वाइल्ड एस का जो दे रखा है ना, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जंगली गधे पाए जाते हैं। तो जंगली गधों को बचाने के लिए, सोचो, गधों को बचाने के लिए भैया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खोले। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसी भी जहाँ पर जंगली गधों को बचाया जाता है। तो तुम लोग कहोगे हमको भी ले चलो, हमारी मम्मी कहती है कि हम भी गधे हैं ये, तो तुमको भी बचाने के लिए, हाँ तुमको बचाने के लिए तुम्हारे घर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खुली तो है ना, तुम गधे से कम थोड़ी हो, तो तुम्हारे लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खुली हुई है, तो तुम अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस मैप में भी पॉइंट आउट कर सकते हो। ठीक है, ये आज जो आपकी 4-5 इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आपको दिखा देता हूँ, फिर से बता देता हूँ। पहली है पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि केरल के अंदर है, केरल से आएगा नीचे सबसे ऊपर ये पेरियार ही है। फिर आएगी गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सौराष्ट्र के नीचे, यहाँ पर एकमात्र ही है गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सरिस्का राजस्थान के अंदर है, तो राजस्थान में सबसे ईस्टर्न में जो आपको दिखेगी सरिस्का ही है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम के अंदर है, सबसे वेस्ट में जो आपको दिखेगी वो कौन सी आपकी मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही है। और वाइल्ड एस की जो है भाई, इसको आपको जानना चाहिए कि कच्छ मरुस्थल है, वहाँ पर ही कच्छ की एक समझ सकते हैं आप नाला नहीं, दलदल एक तरह से है कच्छ का, वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा जंगली गधे पाए जाते हैं। तो गिर के ही जस्ट ऊपर इन सब के लिए व्यवस्था बनाई गई है जंगली गधाओं के लिए। ठीक है, अब इंडियन नेशनल, अच्छा मेरे ख्याल से आपको इसे एक बार रिवाइज करा देना चाहिए ना, मेथड कंजर्वेशन की मैंने रिवाइज नहीं कराया ना। ठीक है, अब देखिए कंजर्वेशन क्या है भैया, तो फिर बता देता हूँ। कंजर्वेशन क्या है, हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने सोचा कि जो रैपिड डिक्लाइन हो रहा है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन का, इसको बचाने के लिए हमको क्या करना है, हमको पीछे से कंजर्वेशन करना पड़ेगा। अगर हम लोग ये कंजर्वेशन करते रहेंगे तो इससे होगा क्या, इससे हम लोग इस इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचा पाएंगे, और कुछ जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है जैसे वाटर, एयर और सॉइल, इनको ही बचा पाएंगे, जिससे जानवर और आदमी दोनों बचेंगे। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो ऐसे ही जानवर जो कि आगे चलकर अपनी जेनेटिक वेरिएशन की मदद से, जेनेटिक डाइवर्सिटी की मदद से हमको और ज़्यादा डाइवर्सिटी की मदद से हमको और ज़्यादा वैरायटी वाले, बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग वाले स्पीसीज़ वाले जानवरों को दे सकते हैं, हमारे भारत को और विविध बना सकते हैं। तो अगर हम इनका कंजर्वेशन करेंगे तो हम ऐसे जेनेटिक वाले जानवरों को ही बचा पा रहे होंगे। एग्जाम्पल के लिए एग्रीकल्चर में हम लोग टोटली रिलाई कर जाते हैं क्रॉप्स की वैरायटी के ऊपर,
यानी जितनी ज़्यादा अच्छी क्रॉप की वैरायटी होगी तो आपको देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर के अंदर, है ना। आपको एग्रीकल्चर के अंदर देखने को मिलेगा। दो आपको एग्जांपल दे रखे हैं, एक है आपका एग्रीकल्चर का, तो क्या दे रखा है कि एग्रीकल्चर के अंदर जिस तरीके से क्रॉप्स को बचाने से आपको कई सारी क्रॉप्स की वैरायटी मिल रखी है, उसी तरीके से आपको एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी के अंदर कई सारी फिशेस की भी डाइवर्सिटी मिलती है। यानी इस बात से ये तो सिद्ध होता है कि अगर हम लोग जानवरों को बचा ले गए तो हमको बहुत ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगी और कई सारी जेनेटिक ब्रीडिंग भी आपको देखने को मिलेगी। ऐसा करने के लिए मेजर आपको जो याद रखना है, 1972 में क्या किया गया, 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को लाया गया, जिसके अंदर क्या किया गया, इनका थ्रस्ट यही थी, इनकी प्यास यही थी, इनका मोटिव यही था कि मुझको क्या करना है, मुझको जो एंडेंजर स्पीसीज़ हैं जिनको वो सब कह रहे हैं कि ये ख़त्म हो जाएंगी, इनको बचाने के लिए काम करना है। यानी मुझे हंटिंग पर टोटली बैन लगा देना है, कुछ लीगल प्रोटेक्शन लगा देने हैं इनके हैबिटेट्स पर, यानी इनको फुल्ली प्रोटेक्शन देकर इनके हैबिटेट्स को बनाना है, और जो ट्रेड हो रहा है वाइल्ड लाइफ का, इसको भी मुझको रोकना है। इसके लिए सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भैया सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर लगाएगी नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिससे क्या हो, जिससे इनको ऐसा भी ना लगे कि हमको पिंजड़े में डाल दिया गया है, और ऐसा भी ना हो कि इनको आकर कोई मार जाए। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने कहा कि भैया टोटल जो केवल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, इससे क्या हो रहा है, इससे एक मज़ा नहीं आ रहा है, इससे ऐसे लग नहीं रहा है कि ऐसे सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, लेकिन एक एक सब्जेक्ट को मैं फोकस नहीं दे पा रहा हूँ। तो इन्होंने क्या कहा कि अब मैं एक एक जानवर के लिए एक एक प्रोजेक्ट लाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, टाइगर के लिए प्रोजेक्ट टाइगर और राइनोसेरस के लिए प्रोजेक्ट राइनो भी लेकर आए। अब इसके अंदर आते हैं आपके क्या, इसके अंदर आते हैं कुछ, अब इसके अंदर आता है कि सब है क्या, है ना। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पर हम लोग जानवरों को फुल उन्हीं की तरह की सराउंडिंग देते हैं, यानी फुल बड़े बड़े जंगल्स बना कर रखते हैं, लेकिन उनको बस एक चीज़ ध्यान दी जाती है कि उनको जो हंटिंग है और तरह की जो डिस्टर्बेंस है उससे बचाया जा सके, ठीक है। इसके अंदर आपको ये बताया जाता है कि कुछ जो आपकी फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो हैं कौन सी, केरल के अंदर की पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके अंदर आप उसके बाद आती है आपकी राजस्थान के अंदर, वो गुजरात के अंदर की गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजस्थान के अंदर की सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुजरात के अंदर की अगेन एक ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पर कच्छ के नीचे है, जहाँ पर पाए जाते हैं जंगली गधे, और कहाँ भैया, और कोई है, और एक है आपकी ये आसाम के अंदर की मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। अब अगर कोई बची होगी तो अगली बार में पता चल जाएगा कौन कौन सी मैंने कराई थी। पेरियार करा दी थी, गिर करा दी थी, सरिस्का नहीं कराई थी क्या, नहीं सरिस्का भी करा दी थी, मानस भी करा दी थी, ठीक है, मैंने आपकी सारी करा दी थी। तो सबसे नीचे कौन से, सबसे नीचे आपकी पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके ऊपर क्या है, गुजरात की गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके ऊपर क्या है, एक ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पर जंगली गधे पाए जाते हैं, उसके ऊपर भी ऐसे, मतलब आपको ऐसे लाइन से चलना है ना, ऐसी लाइन से आपको चलना है, इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले आएगी केरल की पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके ऊपर आएगी गुजरात की गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके ऊपर आएगी गुजरात की वाइल्ड एस वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद घूम जाओ, फिर आएगी आपकी राजस्थान की सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर आएगी आपकी आसाम की मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। कुछ बचा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कवर कर सकते हैं एक बेहतरीन कर्व की फॉर्म में। इस तरीके से जब आप चलेंगे तो इस बेहतरीन कर्व के फॉर्म में आप पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को पूरा कर सकते हैं। अब नेशनल पार्क क्या है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी बेहतरीन चीज़ है। ये एक ऐसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फुल नेचुरल एनवायरनमेंट को यहाँ पर भी रखते हैं, और ये जो होता है नेशनल गवर्नमेंट किस एरिया सेट असाइड बाय अ नेचुरल गवर्नमेंट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। अब नेचुरल गवर्नमेंट के साथ ही साथ हम क्या करते हैं, एक नेचुरल एनवायरनमेंट को यहाँ पर भी रखते हैं, जिसको नेशनल पार्क कहा जाता है। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, ये भी एक ऐसा एरिया है जो कि नेशनल गवर्नमेंट द्वारा रखा जाता है, और यहाँ पर भी वही नेचुरली जानवरों को बचाया जा रहा होता है। अब कुछ फेमस नेशनल पार्क जो है उनके बारे में बता दूँ तो एक है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, आज से पहले भी आपने इसके बारे में सुना होगा। तो उत्तराखंड के अंदर क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। यहाँ पर उत्तराखंड कहाँ है, यहाँ पर इधर के साइड में है ना, तो उत्तराखंड कहाँ पर है, इधर के साइड में है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ होगा, ये रहा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये रहा, ठीक है। आगे है आपका सुंदरबन नेशनल पार्क। तो भाई सुंदरबन कहाँ है, भाई सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, यहाँ पर आपकी गंगा नदी आकर ख़त्म होगी। तो गंगा नदी तो आकर आपकी ख़त्म होती है वेस्ट बंगाल के नीचे, बिल्कुल नीचे। तो वेस्ट बंगाल से बिल्कुल नीचे लगा देना
मिल जाएगा आपको आपका सुंदरबन डेल्टा और सुंदरबन नेशनल पार्क। बांधवगढ़ का नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में बिल्कुल मध्य में मार देंगे तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क मिल जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क असम का है, बहुत ज़्यादा फेमस भी है, ठीक है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क को आप मार देंगे। उसके बाद आ जाएगा रणथंभौर नाम से ही लग रहा है भाई कोई मालवा, मतलब पूरा रणथंभौर लग रहे हैं ना, पूरा मराठा वाले, तो इसीलिए आपको जो रणथंभौर के अंदर पूरी फीलिंग आ रही है राजपूतों की, तो इसका मतलब ये राजस्थान की बात है, तो राजस्थान में रणथंभौर के अंदर आ जाइए, ठीक है। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 पर बात की गई है, और यहाँ पर कौन सा कर्व चल रहा है, ये वाला कर्व चल रहा है आपका, ठीक है। चलिए इस कर्व पर दोबारा बात कर लेते हैं। अब इस कर्व को जब आप बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कॉर्बेट शुरू हुआ है, इस तरीके से आपका कर्व चल रहा है। तो कौन कौन सा कर्व है, पहला है आपका उत्तराखंड के अंदर का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दूसरा है राजस्थान के अंदर का क्या, हाँ राजस्थान के अंदर का आपका रणथंभौर नेशनल पार्क। उसके बाद आएगा आपका वहाँ का, अरे क्या हो गया, अच्छा उसके बाद आएगा आपका मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ का नेशनल पार्क। उसके बाद आएगा आपका सुंदरबन डेल्टा के पास का सुंदरबन नेशनल पार्क, और फिर उसके बाद आएगा काजीरंगा यानी आसाम का नेशनल पार्क। तो इस तरीके से आप 5 का कर्व यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। 2 आपके मैप हो गए, दोनों मैप को 2 से ज़्यादा बार मेरे ख्याल से मैंने रिवाइज भी करा दिया। अब हम आ गए हैं लास्ट की 2 स्लाइड पे, जहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट को पढ़ रहे होंगे, और बहुत छोटी क्लास नहीं होगी यार तुम्हारी तो बहुत छोटी क्लास हो गई, मुझे लगता है कि 10-20 मिनट में इसका क्विक रिवीजन भी करा दूंगा मैं तो, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट की बात कर लूँ एक बार। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट क्या है, हम लोगों ने फॉरेस्ट को कई भागों पे बांट रखा है भाई। आखिरी टॉपिक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है, इसको गवर्नमेंट की जो इंडिया है, गवर्नमेंट इंडिया जो है, ये क्या करती है, इसको मैनेज करती है। इसके पास क्या है, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ठीक है। इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा इंडिया इस फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को मैनेज करती है। अब इसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या कर रखा है, जंगलों को कई भागों में बांट रखा है। जैसे पहला है रिजर्व फॉरेस्ट, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे फॉरेस्ट जिनको क्या कर दिया गया है, जिनमें भारत के 50% से ज़्यादा यानी भारत के आधे जंगलों को क्या कर दिया गया है, रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है। ये ऐसे फॉरेस्ट है जिनको मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स के रूप में माना जाता है। इन फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं। अगले हैं आपके तीन ही है ना, अगले हैं आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। एक ऐसे फॉरेस्ट जो कि भारत के 1/3 फॉरेस्ट कौन से हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं। और ये किस तरह के फॉरेस्ट होते हैं, ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो कि फर्दर डिप्लीशन से बचाए जा रहे हैं, प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। इन फॉरेस्ट को क्या कहेंगे आप लोग, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहेंगे। और तीसरे हैं आपके अनक्लास्ड फॉरेस्ट, यानी ये ऐसे फॉरेस्ट है जिनको वेस्टलैंड के रूप में रखा गया है, जो कि गवर्नमेंट से वेस्टलैंड के रूप में बिलोंग करते हैं, ठीक है। प्राइवेट इंडिविजुअल और कम्युनिटी के द्वारा भी ऑप्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। बता देता हूँ इसको दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ। तो इंडिया में क्या है भैया, जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को गवर्नमेंट मैनेज करती है। अब मोदी जाकर खुद तो मैनेज करेंगे नहीं, तो उन्होंने एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाकर रखा है। इसने 3 भागों में फॉरेस्ट को बांट रखा है। पहला है रिजर्व फॉरेस्ट, भारत का आधा फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट कहलाता है। इसमें क्या कर दिया है, इसको बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स मानकर रख लिया गया है। अगला है आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, एक ऐसा फॉरेस्ट जो कि भारत का 1/3 फॉरेस्ट जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, और इन फॉरेस्ट को क्या कर दिया गया है, फर्दर डिप्लीशन से बचाने के लिए प्रोटेक्ट किया जा रहा है। लास्ट है आपका अनक्लास्ड फॉरेस्ट, इस तरीके का फॉरेस्ट है जिसको फॉरेस्ट और वेस्टलैंड के रूप में माना जाता है। और ये एक गवर्नमेंट भी रख सकती है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी रख सकता है, और कम्युनिटी भी रख सकती है, ठीक है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है भाई। थैंक यू, स्लाइड भी मेरे पास नहीं है, तो यहीं से हम लोग दोबारा से पढ़ लेते हैं। मतलब दोबारा रिवाइज तो आपको अलग वीडियो में कराया जाएगा, लेकिन आज के लिए आपकी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। बहुत छोटी क्लास थी, मैंने कहा था बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक भी है, गिन के हम लोगों ने 3-4 टॉपिक किए हैं, ठीक है। उसी में आपका ख़त्म भी हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। आपको इस टॉपिक से कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपको इसी चैप्टर की क्विक रिवीजन सीरीज़ में, जहाँ पर हम लोग इस चैप्टर को मात्र 10 से 15 मिनट में ही मेरे ख्याल से ख़त्म कर देंगे। तो मिलता हूँ आपको इसके क्विक रिवीजन, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।